नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया अफेयर्स पर। तो दोस्तों, आखिरकार द मच अवेटेड फिल्म PS1 रिलीज हो चुका है और इसके रिलीज होते ही लोगों के मन में कई सारे सवाल है कि आगे चलकर इस फिल्म में क्या होने वाला है, क्योंकि PS1 जो है वो 2 पार्ट्स में बनने वाला है। सबसे पहला PS1 यानी पोनियन सेल्वन 1 हम देख चुके हैं और अगला पार्ट PS2 यानी पोनियन सेल्वन पार्ट 2 आने वाला है। ये जो ड्रामा है ना, पूरा का पूरा एक नोवेल पोनियन सेल्वन, ये बहुत बड़ा है, कई किताबों से मिलकर बना है, पूरे 5 किताब है। और ये जो पोनियन सेल्वन पार्ट 1 आपने देखा, ये बस इसका आधा स्टोरी है, बाकी का आधा स्टोरी अभी बाकी है। और बिलीव मी दोस्तों, अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, अब मेन क्लाइमैक्स तो अभी आने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको PS2 की पूरी कहानी बताऊंगा, बल्कि इसके बाद क्या होने वाला है, यानी PS2 के बाद भी कुछ घटनाएं हैं, उन सब के बारे में भी जानकारी आपसे शेयर करूंगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि PS1 एक बहुत ही सेंसेशनल मूवी है और इसका जो पार्ट है PS2 वो तो और भी कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, PS1 की एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि जो राजकुमार अरुलमोझी वर्मन है वो पानी में डूब गए हैं और इस कारण से सभी को लगता है कि वो मर चुके हैं। और ये खबर जब उनके बड़े भाई आदित्य करिकलन तक पहुंचती है तो वो अपनी सेना के साथ राजधानी की ओर निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये सब कियाधारा नंदिनी का है और वो अभी नंदिनी से बदला लेना चाहते हैं। तभी सबसे पहले बात करते हैं कि अरुलमोझी वर्मन के साथ क्या हुआ। तो देखिए, वो बिल्कुल जिंदा है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अरुलमोझी वर्मन है, इन्हीं के नाम से इस पूरे नोवेल का नाम है पोनियन सेल्वन, यानी पोन्नी का बेटा। और पोन्नी नदी में डूबने से बचने के कारण ही इनका नाम पड़ा था पोनियन सेल्वन। और ये जो पोनियन सेल्वन है ना, अरुलमोझी वर्मन, यही आगे चल के बनते हैं चोलाओं के सबसे फेमस राजा राज चोला। आपने इनके बारे में शायद इतिहास में पढ़ा ही होगा, तो ऑब्वियसली ये तो जिंदा है। पर यहाँ पे दोस्तों सबसे बुरा होता है आदित्य करिकलन के साथ। जो आदित्य करिकलन है वो पूरे गुस्से में निकलते हैं राजधानी की ओर और वो वहां पे पहुंच जाते हैं, पर नंदिनी किसी तरह से उनको मना लेती है एक मीटिंग के लिए। और जाहिर सी बात है, आदित्य करिकलन भी उनसे पहले प्यार करते थे, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते और जब नंदिनी उन्हें बुलाती है तो वो नंदिनी के पास चले जाते हैं बात करने के लिए। और इसी दौरान दोस्तों, नंदिनी जो वीरा पांडियन के बॉडीगार्ड्स थे जो आदित्य करिकलन को मारना चाहते थे, उनके साथ हाथ मिला के आदित्य करिकलन पर एक अटैक करवा देती है। और इस अटैक में दोस्तों आदित्य करिकलन मारे जाते हैं और आदित्य करिकलन के मरते ही जो ये पूरा आरोप है ये लगा दिया जाता है वंदियादेवन के ऊपर, क्योंकि जो वंदियादेवन है वो उस समय नंदिनी के पैलेस में मौजूद थे। वो वहां पे गए तो थे आदित्य करिकलन को बचाने के लिए, पर वो उन्हें बचा नहीं पाते और अनफॉर्चुनेटली आदित्य करिकलन की मृत्यु हो जाती है। आज भी इतिहासकार मानते हैं कि अगर आदित्य करिकलन जिंदा रहते तो वो चोलाओं के सर्वश्रेष्ठ शासक बन सकते थे। और यहां से दोस्तों PS2 में हमें एक टर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जो राजा सुंदर चोला के पास एक पावर थी कि उनके दोनों बेटे मौजूद है जो उनका राजकाज संभाल सकते हैं, अब वो पावर उनके हाथ से जा चुका है, क्योंकि उनके दोनों बेटे मर चुके हैं। हालांकि अरुलमोझी वर्मन जिंदा है, पर ये तो किसी को अभी तक पता नहीं है ना, तो सबको तो लग रहा है कि अरुलमोझी वर्मन भी मर चुके हैं। तो इसी कारण से सब पूरी तरह से दबाव बनाने लग जाते हैं कि जो मधुरंतका थेवर है यानी उत्तम चोला, उनको राजगद्दी दे दी जाए। और यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले बात कर लेना चाहूंगा कि आदित्य करिकलन को एग्जैक्टली मारा किसने। मुझे पता है आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि नंदिनी ने मारा, तो यहाँ पे और सवाल क्या है। तो गाइस, नंदिनी ने नहीं मारा था। हाँ, नंदिनी ने प्लान भले ही किया था कि वीरा पांडियन के बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर वो आदित्य करिकलन को मार डालेगी, पर वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रही, क्योंकि वीरा पांडियन के बॉडीगार्ड्स उसे नहीं मार पाए थे। और आरोप लगा दिया गया था वंदियादेवन पर। ये काफी बात की कहानी है, जब वंदियादेवन पर आरोप लगा दिया जाता है और जो पर्वतेश्वर है उनको समझ आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी नंदिनी से शादी करके, और इसलिए वो उस समय वंदियादेवन को बचाने के लिए ये पूरा आरोप अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें जहर पी लेना पड़ता है। और इन सब के कारण से ही दोस्तों आगे चल के ये कभी खुलासा हो ही नहीं पाता है नोबल में कि आखिरकार आदित्य करिकलन को मारा किसने। और कई लोगों को लगता था कि मधुरंतका थेवर यानी उत्तम चोला ने मारा होगा आदित्य करिकलन को, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही हुआ है। पर अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखें तो वहां पे साफ लिखा हुआ है कि जो राजा राज चोला थे यानी अरुलमोझी वर्मन, वो अपने सबसे पहले बेटे का नाम रखते हैं मधुरंतका, जो वो अपने काका के नाम पर रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मधुरंतका ने मारा था उनके बड़े भाई को, तो वो कभी भी अपने बेटे का नाम उनके नाम पर नहीं रखते। तो यहाँ पे इतना तो तय है कि उत्तम चोला ने नहीं मारा था आदित्य करिकलन को, और नंदिनी को भी जिंदा छोड़ दिया गया था, तो जाहिर सी बात है नंदिनी ने भी नहीं मारा था। और आगे जाके दोस्तों एक बार राजा राज चोला नंदिनी से मिलते हैं किसी एक गांव में, और वहां से वो पूछते हैं उनसे कि आखिरकार किसने मारा था आदित्य करिकलन को। तो वहां पे नंदिनी ने राजा राज चोला को बताया था कि आखिर उनका हत्यारा था कौन। पर ये दोस्तों हमें नोबल में नहीं देखने को मिलता है, और एक्चुअली बहुत ज्यादा हिस्टोरिक फैक्ट्स है भी नहीं, पर ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कुछ पांडियंस का ही काम था और कुछ चोला सामंतों ने भी उनके साथ हाथ मिलाया हुआ
था, जिनको बाद में उनकी सजा दे दी गई थी। तो इस कहानी में हमारे जितने भी मेन लीड है, इनमें से कोई भी आदित्य करिकलन की मृत्यु के लिए एक्चुअली जिम्मेदार नहीं है। पर इस हत्याकांड का दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन इस नोबेल पर सबसे ज्यादा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं आदित्य करिकलन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। वो चाहते तो अकेले सभी चोलाओं के दुश्मनों को खत्म कर सकते थे और राजगद्दी संभालने में सबसे ज्यादा योग्य वही थे, और यहाँ पे उन्हीं की मृत्यु हो जाती है। और अभी दोस्तों जो अरुलमोझी वर्मन है वो भी लापता है, और इसी कारण से सभी लोग पूरी तरह से प्रेशर डाल रहे थे कि उत्तमचोला को किसी भी तरह से राजा बना दिया जाए। और इसी समय अचानक से दोस्तों प्रवेश करते हैं अरुलमोझी वर्मन। जैसा कि ना मैंने आपको पहले ही बताया था कि अरुलमोझी वर्मन बिल्कुल सही सलामत थे, बस वो थोड़े घायल हो चुके थे, जिस कारण से वे एक बौद्ध मठ में जाके अपने आप को स्वस्थ कर रहे थे। और जैसे ही वो स्वस्थ हो जाते हैं उसी समय वो अपने सभी समर्थकों को साथ मिलाते हैं। कई सारे सामंत थे जो अरुलमोझी वर्मन को सपोर्ट कर रहे थे, उन सभी को साथ मिलाकर वो पहुंच जाते हैं राजधानी में और वहां पे आकर राजगद्दी को क्लेम करते हैं। पर यहाँ पे दोस्तों हमें देखने को मिलता है इस कहानी का एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, PS2 में बहुत सारे ट्विस्ट है। तो यहाँ क्या होता है ना कि जो अरुलमोझी वर्मन के सपोर्टर्स है और जो उत्तमचोला के सपोर्टर्स है वो दो तरफ बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आदित्य करिकलन जिंदा नहीं है, तो ये जो इन दोनों के सपोर्टर्स के बीच का जो बैलेंस था ना वो बराबर हो चुका था। और यहाँ पे दोस्तों एक संभावना बन रही थी कि चोलाओं के बीच में एक सिविल वार हो सकता है। तो इसी कारण से जो अरुलमोझी वर्मन है वो राजगद्दी छोड़ देते हैं और वो अपने काका उत्तमचोला को राजगद्दी दे देते हैं, पर इस शर्त के साथ कि जब उत्तमचोला की मृत्यु होगी तो राजगद्दी अरुलमोझी वर्मन को दे दी जाएगी। और इस कारण से क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये सिविल वॉर होने से रुक जाता है, और इसके बाद जो अरुलमोझी वर्मन और उत्तमचोला है उनके रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि अरुलमोझी वर्मन ने अपने बेटे का नाम मधुरंतका रखा था अपने काका उत्तमचोला के ऊपर, यही एक बहुत बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे जो दो काका और भतीजे के बीच में जो एक लड़ाई चल रही थी, लड़ाई खत्म हो जाती है, चोलाओं के बीच में शांति बन जाती है। यहाँ पर तो दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन का मेन प्लॉट खत्म हो जाता है, पर इसके अलावा भी दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन में कुछ सब प्लॉट्स थे। आपको याद होगा कि PS1 में हमें कुंदवई देवी और वंध्यादेवन की लव स्टोरी दिखाई गई थी, जो काफी इनकम्प्लीट सी रह गई, क्योंकि वंध्यादेवन एक पल्लव प्रिंस थे, मतलब जिन्हें वाना कबीले का राजकुमार दिखाया गया था, पर वो इन रियलिटी एक पल्लव प्रिंस थे जो बाद में अपनी ताकत खो चुके थे। और कुंदवई देवी एक चोलाओं की राजकुमारी थी जिन्हें अपनी राजनीति संभालनी थी, तो इस कारण से वो शादी नहीं कर पाए। तो आगे चल के दोस्तों इनकी लव स्टोरी भी काफी ज्यादा फ्लरिश होने वाली है। PS2 में हमें शायद इनकी लव स्टोरी भी देखने को मिल जाए और आगे ये शादी भी करने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगी पुनगुजाली, जिनका नाम यहाँ पे पूर्णिमा दिखाया गया था हिंदी वर्जन में, वो एक बोट वुमेन थी जिन्होंने अरुलमोझी वर्मन और वंध्यादेवन की काफी मदद की थी। इनकी आगे चल के शादी होने वाली है उत्तमचोला से। हाँ दोस्तों, उत्तमचोला और पूर्णिमा के बीच में एक बहुत अच्छी लव स्टोरी शायद हमें PS2 में देखने को मिले, और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से उत्तमचोला आगे सुधर जाते हैं और वो आगे चलकर अरुलमोझी वर्मन की मदद करते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी देखें तो पुनगुजाली ही उत्तमचोला की रियल वाइफ भी थी। वैसे मैं दोस्तों आज ये वीडियो काफी संक्षेप में बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पोन्नियिन सेल्वन की कहानी बहुत ज्यादा विस्तार में समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, और इतना बड़ा वीडियो देखने का आप में से किसी के पास भी धैर्य नहीं है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं PS2 की कहानी को काफी संक्षेप में समझा रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से समझ पाए, और जब आप फिल्म देखने जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी दोस्तों आई होप आपके मन में जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो क्लियर हो चुके। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो आदित्य करिकलन की मृत्यु थी उसकी मिस्ट्री के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने का सोच रहा था। आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप आदित्य करिकलन की डेथ मिस्ट्री को लेकर एक वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आदित्य करिकलन की डेथ मिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पेचीदा है और एक वीडियो में, एक छोटे से पार्ट में मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसके लिए एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आप प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।